मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने 7 लेसन तक कंप्लीट कर लिया था सिलेबस। इसके बाद 8 लेसन की शुरुआत करते हैं और 8 लेसन है पादपों में खनिज पोषण। पादपों में खनिज पोषण। देखो बेटा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि पोषण क्या है। तो ध्यान देना, प्रत्येक सजीव के वृद्धि, विकास और जीवन चक्र के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसे वह बाह्य माध्यम या वायुमंडल से प्राप्त करता है, जिसे हम पोषण कहते हैं। पोषण की डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रत्येक सजीव के वृद्धि विकास, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, उनके वृद्धि विकास के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की क्या होती है बेटा, आवश्यकता होती है, जिसे पादप या तो वायुमंडल से या बाह्य माध्यम से प्राप्त करता है। इसे ही पोषण कहते हैं। तो ये तो है पोषण। अपना टॉपिक क्या था? पादपों में खनिज पोषण। अब खनिज पोषण क्या है? पोषण प्रक्रिया में यदि खनिजों को ग्रहण किया जाए तो इसे खनिज पोषण कहते हैं। खनिज कहाँ से प्राप्त करेगा पादप? भूमि से, मृदा से। जब मृदा से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को प्राप्त किया जाए तो उसे खनिज पोषण कहते हैं। पोषण प्रक्रिया में यदि खनिजों को ग्रहण किया जाए तो इसे हम खनिज पोषण कहते हैं। और पादपों में जो पोषण होता है वो मुख्यतः क्या है बेटा? खनिज पोषण। अब देखो बेटा, पोषण के आधार पर जीवों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो परपोषित जीव और एक स्वपोषित जीव। देखो बेटा, परपोषित और स्वपोषित क्या है? वे जीव जो बाह्य माध्यम से ही कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, माध्यम से प्राप्त करते हैं, पादपों से प्राप्त करते हैं, वो तो कहलाते हैं परपोषित जीव। इसमें आते हैं कवक, जीवाणु और जंतु। स्वपोषित जीव जो बाह्य माध्यम यानी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन अकार्बनिक पदार्थों को बाह्य माध्यम से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम स्वपोषित जीव कहते हैं। ध्यान रखना, थोड़ा स्वपोषित में पहले डेफिनेशन थी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है कि वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों को बाह्य माध्यम से प्राप्त करते हैं, जबकि कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण स्वयं करते हैं, तो उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। इसमें शैवाल, हरे पादप आते हैं। इसके बाद 1804 में एक वैज्ञानिक था डी सोसर और 1860 में था वॉन सेक्स। वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया कि पादपों में अकार्बनिक पदार्थों भी क्या होते हैं बेटा? आवश्यक होते हैं। अब देखो बेटा, इसके बाद इसके लिए अनेक विधियां दी गई कि पादपों में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसके लिए सबसे पहले डी सोसर ने एक प्रयोग करके बताया था, और वो विधि थी पादप भस्म विश्लेषण तकनीक। भस्म कहते हैं हम राख को। अब देखो बेटा कि पादप के अंदर कौन कौन से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनका हम कैसे पता कर सकते हैं? तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने कौन सी विधि काम में ली थी? पादप भस्म विश्लेषण तकनीक। इसमें क्या किया जाता है? पादप का छोटा भाग लिया जाता है, ग्रीन पादप पार्ट्स लिया जाता है। जिस प्रकार से हम ब्लड का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं और उसी से सारी जानकारी कर लेते हैं, तो ठीक उसी तरह से पादप का छोटा भाग लिया जाता है, ग्रीन पादप की कोई शाखा, इस तरह से उसका वजन कर लिया जाता है, वेट कर लिया जाता है, भार ज्ञात कर लिया जाता है। उसके बाद उस शाखा को 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पर रख दिया जाता है, तो उसमें से जल का भार बाहर निकल जाता है। जल बाहर निकल गया, अब दोबारा उस भार को यदि वेट किया जाता है तो उस भार को हम क्या कहेंगे? जो शेष बचा भार है वो शुष्क भार है। उसका जल निकल गया, लकड़ी सूख जाती है। आप जानते हैं गीली लकड़ी ज़्यादा वेट वाली होती है और सूखने के बाद उसका वजन कम हो जाता है, क्योंकि जल बाहर निकल गया। तो जल के बाहर निकलने पर शेष बचा भाग शुष्क भार हो गया। कुल भार में से शुष्क भार को निकाल लेंगे तो जल के मान आ जाएगा कि नहीं? तो जल का मान ज्ञात कर लिया हमने। अब क्या करेंगे कि जो शुष्क भार है उसमें भी 2 चीज़ें, अब कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। देखो 3 चीज़ें ही मुख्यतः अपन भस्म विधि में दर्शाई गई है। सबसे पहले जल की मात्रा, फिर कार्बनिक पदार्थ और तीसरे अकार्बनिक पदार्थ। अब देखो बेटा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे? जो शुष्क भार है, लकड़ी एक तरह से, अब उसको 600 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम गर्म करेंगे तो उसमें कार्बनिक पदार्थ जलकर वाष्प में बदल जाएंगे, जिसको हम संघनित्र में इकट्ठा करके ठंडा करके प्राप्त कर लेते हैं कि उनकी मात्रा कितनी है। जल निकल गया,
कार्बनिक पदार्थ निकल गए। अब शेष बचा पदार्थ भस्म है, राख है। अकार्बनिक पदार्थ वाष्प में नहीं बदलते, वो भस्म रूप में शेष रह जाते हैं, राख रूप में। और उसकी मात्रा हम ज्ञात करके तीनों पदार्थों की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, जल की, अकार्बनिक पदार्थ की और कार्बनिक पदार्थ की। तो इसे हम क्या कहेंगे? पादप भस्म विश्लेषण तकनीक। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।